आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं इस भोजपुरी पे बात करने के लिए। और मेरा कहने का आशय है भोजपुरी सिनेमा से। भोजपुरी सिनेमा को शुरू से जो देखने के जाए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज एक अश्लीलता का टैग लगा दिया गया है भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी के गीतों को बिल्कुल अश्लील मान लिया गया है। क्या लगता है आपको भोजपुरी सिनेमा का जो दायित्व होना चाहिए था या जो समाज भोजपुरी दिखा रहा है फिल्मों में, क्या वास्तविक वो समाज हमारा है? क्या हमारे वास्तविक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आज के दौर में अपर क्लास भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता, मिडिल भी नहीं देखता, लोअर मिडिल भी कट गया है। और इनका टारगेट वो जो दिल्ली, मुंबई और लुधियाना वगैरह में जो मजदूर तबके के लोग रह रहे हैं, जो घरों से 2 साल, साल भर, 6 महीने बाहर रहते हैं, उनके तमाम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का एक बयान मैंने पढ़ा था कि उनके सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए भी कई चीज़ें भोजपुरी सिनेमा में की गई। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा कहाँ चूक गई कि जो आम जनता से कट गया? मुझे लगता है कि थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़े आदमी रहते हैं, उनसे पूछिए बाबू। सिर्फ भोजपुरी सिनेमा नहीं सर, मैं बताऊं, एक तो सबसे मैं किसी मंच से बोलना भी चाहता था। रवि भैया हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लगातार यहाँ से चुने गए हैं और किसी शहर के लिए, किसी जगह के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, खास करके कलाकार वर्ग के लिए, कि आपके वहाँ का सांसद इतना बड़ा सुपरस्टार है, जो आर्टिस्ट है। तो वी आर फॉर्चुनेट इन अ वे कि रवि भैया हमारे सांसद हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए सॉरी फील किया है, सॉरी बोला है। इसका मतलब आदमी रियलाइज करता है और आदमी बेहतर करने की कोशिश करता है। बस यही कोशिश करने वालों की संख्या जब बढ़ जाएगी। सर, पुरानी मलयालम फिल्में देखें आप, उसमें भी भाभी वाले बहुत सारे जोक होते थे। एक तो भाभी का ऐप भी है, लोगों को पता होगा, आई एम मैरिड, मैं नहीं देखता। तो पुरानी फिल्में आप देखिए तो उसमें भी थोड़ा सा अश्लील और थोड़ा सा इस तरह का कैमरा एंगल लगा के और इस तरह की चीजें परोसी जाती थी। लेकिन अब देखिए साउथ का सिनेमा, मलयालम सिनेमा या कोई भी किस लेवल पे है, बदलाव यहाँ भी हो रहा है। थोड़ा सा वो उतना प्रकाश में नहीं आया है, कांच ज्यादा चमक रहा है, हीरा कहीं छुपा हुआ है। जया एक फिल्म दिखाई गई है जागरण फेस्टिवल में, बहुत तारीफ हुई है उसकी। एक लड़की मिली मुझे, आप प्लीज, मूवी सेंस करके एक ऐप है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। ये गोरखपुर से है और संयोग देखिए इस हॉल में मौजूद हैं, ये जागरण फेस्टिवल में मौजूद हैं ये। तो मूवी सेंस करके एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। उस पे उन फिल्मों को इन्होंने स्थान दिया है जो किसी भी भाषा में बनी हुई हैं। इनफैक्ट साइलेंट फिल्मों को भी दिया है, जो लोग रिलीज करने से कतरा रहे थे कि ये फिल्म कौन है, इसमें कहाँ है, क्या क्या करेंगे, उन फिल्मों को इन्होंने रिलीज किया है। उसमें पोखर के दोनों पार है, उसमें धुई है, उसमें झीनी बिनी चदरिया एक फिल्म है और उसमें मेरी भी एक फिल्म है मध्यम नाम से, जो मैंने भोजपुरी में किया है सर। तो मैं इसलिए अब ये बोल पा रहा हूं कि मैंने अपने हिस्से का किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अब ये है सर कि 2 तरीके हैं, या तो हम बैठे रहें बढ़िया एसी कमरे में और कहें यार बहुत वाहियात फिल्में बन रही हैं, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम अपने हिस्से की अगर भागीदारी निभाएंगे ना सर तो होगा। तो पहले मैं भी बड़ा सा पोस्ट करता था, कैसे सर, मैं भी बड़ा पोस्ट करता था कि फिल्मों में ये है वो है। तो किसी ने पूछा मुझे कि तुमने क्या किया है, तुम तो हिंदी टीवी सीरियल करते हो, एंकरिंग करते हो, हालांकि उसमें किरदार तुमने नॉर्थ इंडियन ही निभाया है, मामा जी अरे मर जाएंगे किरदार वैसा ही था, तो तुमने क्या किया। तो मैंने एक फिल्म की सर, और अब मैं बात कर सकता हूं कि मुझे जहां जहां मौका मिलेगा मैं मिथुन दा की फिल्में देखता हूं सर। जब वो सुपरस्टार थे, अपने चरम पे थे, उस समय उन्होंने बंगाली छोटी छोटी फिल्में की हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो मुझसे जो बन पड़ता है मैं करता हूं सर। मैं किसी भी मंच पे भोजपुरी बोलने में संकोच नहीं करता हूं और मुझे लगता है कि और भी हमारे बड़े हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया है। रवि भैया हैं, वो तो खैर सारी हैं, पंकज त्रिपाठी जी, पंकज भैया आप कहीं बोल दिए बात छोड़ना।
तो अब चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है, और ये चेंज है यार, आप लोग भी संकोच मत करो, ठीक है, हमें दुनिया भर की भाषाएं आती हैं, हम मनाते हैं ना, हम बहुत कुछ मना रहे हैं। चेंज ये है सर कि कुंभ मेले में जितने बुजुर्ग जा रहे हैं उनसे ज्यादा यंगस्टर्स जा रहे हैं, ये चेंज है। दरअसल गंभीर सिनेमा पे बातचीत करना बहुत जरूरी है आज के समय में। मुझे प्रसिद्ध नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ब्रेख्ट ने नाटकों के संदर्भ में कहा था कि यदि किसी नाटक को देखने वाला दर्शक उस नाटक से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वो नाटक अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। एक सफल नाटक वह है जिसे देखने वाला दर्शक उसे तटस्थ प्रेक्षक की हैसियत से देखे और वो नाटक उसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कलात्मक माध्यम, चाहे वो सिनेमा हो या नाटक हो, अगर भाव में आपको बाहर ले जाता है तो ये गलत होता है दर्शकों के लिए और समाज के हित में नहीं होता है। फिल्में या नाटक या कोई भी कला माध्यम अगर दर्शक को तटस्थ प्रेक्षक बनाता है, वो दर्शक उसे डिस्टेंस से देखता है, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, तो वो कुछ ऐसा पॉजिटिव लेके जाएगा जो कला माध्यम की सफलता और सार्थकता कही जाएगी। मैं आज की फिल्मों के बारे में एक गंभीर प्रश्न आपसे करना चाहता था कि आज जो फिल्में बन रही हैं आप उनसे संतुष्ट हैं, या जो अभिनय आपने फिल्मों में किया है आप उससे संतुष्ट हैं, या कुछ और आपको महसूस होता है कि फिल्मों में कुछ और भी बाकी है जो होना चाहिए, जो जरूरी है, जो अभी नहीं हो रहा है? मुझे लगता है सर नया होने से जरूरी है जो पुराना होता था ना वही लौट आए। आप पुराने टाइम के टीवी शोज देखें, बुनियाद, कक्का जी कहीं, बुनियाद, हम लोग, या इनफैक्ट शुरुआती दौर में काफी लोग हैं जिनको पता होंगे बहुत सारे शोज, दूरदर्शन के कितने अच्छे अच्छे शोज आते थे, स्वाभिमान, अपराजिता, शांति, कितने सारे शोज आते थे, एक से एक खूबसूरत राइटिंग होती थी, वही लौट के आ जाए। फारूक शेख सर की सारी फिल्में कितनी कमाल थी, अमोल पालेकर साहब की सारी फिल्में कितनी कमाल थी। शुरू में बहुत सारी सस्पेंस फिल्में आई, बहुत सारी कॉमेडी। पड़ोसन को कितने साल हो गए, आज भी वो कल्ट है, आइकॉनिक है। तो मुझे लगता है कि नया अगर कुछ खराब कर रहे हो तो इससे अच्छा पुराना ही कर लो। तो ये चीज मुझे किसी ने समझाई थी, और जो मैं मामा जी करता था, कविताएं सुनाता था उसमें, तो मैंने कुछ नया नहीं किया। पहले के जो उद्घोषक होते थे, पहले के जो एंकर्स होते थे, वो साहित्य की बातें करते थे ना, तो हमने उसी पुरानी परंपरा को कंटिन्यू करने की कोशिश की। और जिन फिल्मों का मैं पार्ट हूं सर, मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं फिल्में चुन सकूं। अभी मैं मेन स्ट्रीम में काम करना चाहता हूं। मैंने अनिल शर्मा जी की फिल्म की गदर 2 के बाद वनवास की, नाना पाटेकर जी का बेटा बना था मैं, और जिनकी मिमिक्री करके पैसे कमाते थे 200 रुपए उनका बेटा बना, तो बड़ी बात है। तो हम भी सर कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अपने ढंग की फिल्में करेंगे। लिखने का है, थोड़ा बहुत है, लिखने की समझ है, तो अपने ढंग की फिल्में लिखेंगे और कर रहे हैं अपने स्तर से। पर वो फिल्में नहीं बन रही हैं जो सबको पसंद आए। अभी फैमिली फिल्में हैं जिसमें फैमिली अलग अलग जाए देखने, बाप माँ अलग चले गए, बच्चे अलग चले गए एक साथ। जब फिल्मों के पोस्टर पे पारिवारिक नहीं लिखना पड़ेगा तब समझ जाइए कि फिल्में पारिवारिक बन रही हैं। फिल्में, जैसे कि मैंने कहा था कि एक मार्क फिल्म देखे थे, इंग्लैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें कही गई थी। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा सिनेमा को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें इंटरव्यूअर ने पहले सवाल किया था, सत्यजीत रे थे, उसने सत्यजीत रे से पूछा कि आपको, आपके बारे में अगर किसी से पूछा जाए आम आदमी से कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है, तो वो बताएगा सत्यजीत रे। और अगर उससे ये पूछा जाए कि आपने उसकी फिल्में देखी, उनकी फिल्म देखी है, वो कहेगा नहीं। तो सत्यजीत रे से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी को मेरे स्तर पे उतर के फिल्में देखनी पड़ेंगी, मैं आम आदमी के स्तर पे उतर के फिल्में नहीं बनाऊंगा। यही सवाल जब मृणाल सेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उसने पूछा कि आप जिन रिक्शे वाले मजदूरों के ऊपर फिल्में बनाते हैं वो तो जाके अमिताभ बच्चन की फिल्म देख रहे हैं। तो कहा क्या चूक है? उसने कहा कमी कहीं हमारे बीच रह गई थी। और तीसरा जो कमर्शियल सिनेमा का संदर्भ है
मनमोहन देसाई से पूछा गया था कि एक कार में विलन भाग रहा है और हीरो घोड़े पर बैठ के उसको पकड़ ले रहा है, तो उसने क्या किया, वास्तविक जीवन में ये संभव है कि ये घोड़े से बैठा हीरो कार में बैठकर भाग रहे विलन को पकड़ ले? उसने कहा पब्लिक ने देखा और ताली बजाई, इसका मतलब वो सच था। तो सिनेमा के देखने के कितने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, वो कमर्शियल भी हो सकता है, समाज के हित में भी हो सकता है और तमाम चीज हो सकती है। अब मैं परितोष जी को लाता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी शुरुआती दौर में परितोष को मिली। टेलीविजन की दुनिया में मैं आ रहा हूँ और मामा जी को याद कर रहा हूँ। कैसा लगा पहली बार जब आपने कंडक्ट किया प्रोग्राम और इसका चरित्र में आया, और ये चरित्र हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर हुआ कि किसी से भी पूछा जब वो चरित्र मामा जी की तो पहचान लगा, परितोष की बात कर रहे हैं। कैसा लगा वो पहला अनुभव आपका? सर सुहागरात वाली फीलिंग थी, जितना एक्साइटेड उतना ही नर्वस एक ही साथ, कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, पर क्या। सर एक नए बंदे को जो गोरखपुर देवरिया का हो, हम लोग बॉय स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, लड़कियों से बात एग्जाम के आखिरी दिन होती है कि साइंस ले रही हो क्या है, इतनी ही बात हो पाती है। उनके सामने 10 शिल्पा शेट्टी सामने बैठी हैं और कहा गया कि आप इनके साथ आशिकी लड़ाएं और इसके पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम तो लड़ा लें, क्योंकि हमने कहीं और इस्तेमाल ही नहीं किया, हमारा तो दबा रहता है ना, पूर्वांचल के हैं। हमारा प्यार तो 10th के बाद ही दम तोड़ देता है, क्योंकि वो साइंस में चली जाती है, हम आर्ट में रह जाते हैं। तो डर लगा था, बड़ा मौका बड़ा रिस्क, जितना बड़ा मौका आता है उतना बड़ा रिस्क होता है सर, कि अगर ये कर गए तो चलो जी आर पार हो गया, सब कुछ हो गया, जूता मोजा सब ठीक हो जाएगा खानदान का। और अगर ये गया तो जो छोटा क्राइम पेट्रोल में जो छुरा मारने का मिल रहा है, भाभी उठाने का मिल रहा है, बच्चा भगाने का, जो जिससे घर चल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं 2 एपिसोड के लिए गया था सिर्फ सुपर डांसर में, कि 2 एपिसोड है, जो शिल्पा जी का फैन बन के कुछ जाना है, जो उन पे कुछ कुछ बातें करेंगे। और मेरे को याद है कि एक ही जोक था मेरे पास, कि जब आप यूपी बिहार लूट के गई तो 1-2 चीज बच गई थी, उसमें से एक मैं भी हूं, हमें भी ले चलो, ठीक है। और एक और था कि यूपी बिहार आप लूटने आई थी तो ये उसके पेपर हैं, ये भी ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ये मैं दोनों भूल गया और इतना नर्वस था, ऐसा मतलब कि क्या बताऊं, साहित्यिक समझो कि निपत्ते फट गया था थिएटर से ना। इतनी बुरी हालत सर कि धक धक इंटरसिटी जो है छावनी में खड़े होकर गोलघर सुनाई दे रही है। वो मामला चल रहा था। पर शायद हम काम को नहीं चुनते हैं, काम हमें चुनता है। मेरा दूर दूर तक एंकरिंग का कोई नहीं था सर। मैं तो थिएटर करता था जिसमें कॉमिक कैरेक्टर करना, तो मुझे था कि मैं कोई कॉमिक कैरेक्टर करूंगा। उसके बाद 2 एपिसोड के लिए बुलाया गया और मुझे याद है पहले मैं साइड में बैठता था सोफे पे, ऋत्विक अकेले एंकरिंग करते थे। और होते 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 तो मैं बताया भी हूँ, कई जगह मैंने बताया भी है कि पिताजी हमारे बीमार थे, यही सावित्री नर्सिंग होम में, आप लोगों को पता ही होगा। तो बहुत बीमार थे और उनकी डायलिसिस चलती थी। उसके बाद लखनऊ पीजीआई चले गए और उस टाइम मैं शूटिंग कर रहा था सुपर डांसर के लिए। तो उस दिन फादर वाली ओम जी की कविता पता नहीं कैसे जहन में आ गई और वो कविता मैंने पढ़ी और 40-45 मिनट तक शूट रुका हुआ था। ये कैमराज यहाँ भी लगे हुए हैं, सब लोगों के पास हैं। जो जितने पैनल में लोग बैठे थे वो रो रहे थे, जो कंटेस्टेंट थे वो रो रहे थे, उनके पेरेंट्स रो रहे थे, सुनाने वाला तो रो ही रहा था। जितने कैमरामैन थे वो सारे रो रहे थे और वो उनको ब्लर दिखाई देने लगा, तो कट किया गया कि रोक देते हैं थोड़ी देर। तो कुछ 40-45 मिनट तक शूटिंग रुकी रही। उनमें से मैं भी एक रोने वाला हूँ। जब आपका प्रोडक्शन में देख रहा था टेलीविजन, मेरी आंखें नम हो गई थी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको याद हो तो यहाँ के दर्शकों के लिए बहुत ही खूबसूरत कविता, और यकीन मैं सच कह रहा हूँ कि जब मैंने परफॉर्मेंस देखा था मेरी आंखें नम हो गई थी। तो जब आप बीती जग बीती हो जाती है तो कला सबके दिलों में उतर जाती है। ऐसी ही कविता है जो परतोषी समाज में जी। तो 2016 की है, अभी भी फादर्स डे पे लोग स्टेटस पे लगाते हैं। ओम जी की पंक्तियां थी। उसके बाद एक मैंने भी फादर पे लिखी जो पंकज भैया ने रिसाइट की, वो भी बहुत वायरल हुई है।
बहुत गंभीर हो जाएगा तो कुछ मैं ऐसे चुरन छाप बातें भी कर लूंगा, है ना, टेंशन मत ले, है ना, वाहियात चुरन छाप चुटकुले भी सुना दूंगा। तो वो सुनाता हूं, अभी चर्चा हुई है तो। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और एक हमने कुछ 4-6 लाइनें लिखी थी, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाए तब तक वो पास रहता नहीं। हमारे दिलों से ही ये निकल रहे थे, हमारे सपनों में, हमारी आंखों में, हमारी कल्पनाओं में जो परितोष की कल्पना थी वही कल्पना हमारी आंखों में भी थी। बहुत को परितोष। और सॉरी मैं ये करने नहीं आया हूँ गाइस, है शायद मुझे लगता है कि ये कविता कई बार भाषाएं भी बैरियर बनकर हमारे सामने आती हैं। जैसे साइलेंट फिल्मों का दौर था तो एक फिल्म जैसे चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म है, जो अमेरिका में जितनी समझी जाती थी इंडिया में उतनी समझी जाती थी, क्योंकि भाषा नहीं थी। भाषा बैरियर भी होता है, क्योंकि अगर एक चाइनीज में कोई बात करे और हम अंग्रेजी जानते हैं तो चाइनीज भाषा भी हमारे लिए बैरियर है। लेकिन इसीलिए भोजपुरी का जिक्र किया कि किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण अभिव्यक्ति वहाँ की भाषा के द्वारा ही संभव है। इसलिए शायद भोजपुरी के बारे में आपसे हमने कहा। अब एक भोजपुरी से एक बात याद आई। एक बहुत अच्छे डायरेक्टर अनुराग बासु जी, हमने लूडो उनके साथ फिल्म की है जो नेटफ्लिक्स पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो लानत है या नेट नहीं है तो थैंक यू। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और आपको अपनी जबान अपनी बोली नहीं आती है तो आप अनपढ़ हैं। हमें तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी सब कुछ आ गई, हमें भोजपुरी का ज्ञान नहीं है तो मैं अनपढ़ समझूंगा अपने आप को। तो भोजपुरी में एक शेर सुनो। कौन है ये लेके आई हमको? जब वो तिरछी नजर से देख ली तो हम मर गई नहीं, जब वो तिरछी नजर से देख ली तो हम मर गई नहीं, बाद में पता चल तिरछे ताकि ली। जमाने में कभी गोरखपुर में तांगे पे एक आदमी चलता था और स्पीकर लगा होता था, बाल खुजलाता रहता था और ग्रामोफोन बजता रहता था, सुई चेंज करने वाला जमाना था। उसमें एक डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होता था फिल्मों के बारे में कि मार धाड़ सेक्स नाच गानों से भरपूर महान सामाजिक चित्र। तो ये जो फार्मूला है सक्सेस का कि मार धाड़ सेक्स और नाच गानों से भरपूर महान सामाजिक चित्र, तो इस महानता के परे भी सिनेमा है। मुझे लगता है और कितना समय बचा है? मैं आपसे आज्ञा लेने के पश्चात मैं चाहूंगा कि जो जितने भी ऑडियंस में हमारे बीच में लोग बैठे हैं, अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पारितोष भैया से, तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। मैं खुद ही माइक लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। तो कुछ सवालात आपकी तरफ से पारितोष से सीधे जोड़ने का मौका है और सवाल प्रासंगिक हो, जो पारितोष यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति का हम फायदा उठाएं, इनको समझने, जानने और इनकी प्रक्रिया जानने की हम कोशिश करें। तो आप में से कोई सवाल? एक चीज मैं और बता देना चाहूँगा, छोटी सी कंफ्यूजन। कल हमारे बगल में 2-4 महिलाएं बैठी हुई थी जब मैं फिल्म देख रहा था, तो ये कहा गया था, अनाउंसमेंट यहाँ से किया गया था कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे बाहर चले जाएं या उनको अलाउड नहीं है।
मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद यह बात पब्लिक तक नहीं पहुँचे। इसके पीछे रीज़न है कि किसी भी फिल्म फेस्टिवल में, चाहे यहाँ व बाहर, अनकट अनसेंसर्ड फिल्में आती हैं। कोई ज़रूरी जो फिल्में यहाँ दिखाई जाएं वो सेंसर की हुई अनसेंसर्ड फिल्में और अनकट फिल्में होती है, चाहे बाहर की। उसमें कई दृश्य ऐसे होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत मुफीद नहीं होते। यही वजह थी, कोई और मंशा नहीं थी। और अब आपके सवाल। क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है पूछने की, तो मैं जो लोगों ने हाथ पहले उठाया है मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, पहले इधर से, और इसके बाद जब मैं बोलूँगा जिसका हाथ पहले उठेगा उसी से। क्या नाम है सर आपका? मैं मनोज श्रीवास्तव। समय कब कहाँ से चला था ये नहीं पता, लेकिन जब से इस श्रेष्ठ की रचना हुई है सब कुछ समय के अनुसार ही बदला है। समय के अनुसार हमारी फिल्में भी बदली हैं। पहले लोगों की पसंद थी मसालेदार फिल्में, जैसा कि सब ने अभी कहा, प्रदीप जी ने, कि मार धाड़ सेक्स से भरपूर। लेकिन अब लोगों की सोच में अंतर आया है और आप भी जो फिल्में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को हृदय से छूती है और लोगों की पसंद में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें ये है कि क्या ये फिल्म इंडस्ट्री की भी डिमांड रही है कि ये परिवर्तन हो, या सिर्फ हमारी सोच में अंतर आया? एनिमल भी चल रही है और एक बहुत छोटी फिल्म भी चल रही है जिसको 1-2 करोड़ में बनाया गया है। कांतारा भी चल रही है, इस देश में सुपरहिट हो रही है। सैराट भी चल रही है मराठी में, और एनिमल भी चल रही है। तो दर्शक हर तरह की फिल्मों के हमेशा रहे हैं और अब भी हैं। अब क्या है कि OTT के आने से ऑडियंस बहुत इवॉल्व हुई है, तो दिमाग खुल गया है। इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि कितना अच्छा हो रहा है और कितना अच्छा हो चुका है इससे पहले। तो अब लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को सीधे नकार दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चेंज है। इस चक्कर में आप देखिए OTT पे बहुत बेहतरीन फिल्में आ रही हैं। तो हमारी भी 2-3 फिल्में हैं, बहुत सारी हमने बड़ी फिल्में की जो नहीं चली, बड़े बड़े स्टार्स थे नहीं चली, कुछ छोटी फिल्में चल गई, लोगों ने उसको पसंद किया। तो ये चेंज अच्छा है सर जी। इससे पूर्व मैं अगले प्रश्न पूछने वाले की तरफ बढ़ूं, मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न आपका लिमिटेड होना चाहिए। एक लाइन में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, फिर उत्तर। जैसे ये कौन है? हाँ, कुछ ऐसा नहीं। परिचय दीजिए। नमस्कार पारितोष जी। भाई मेरा नाम हिमांशु है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेथड एक्टिंग होती है नॉर्मली उसको एक सीरियस जेनर में कंसिडर किया जाता है, तो क्या जो कॉमेडी है, चूँकि आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छी मतलब कॉमेडी बोलने चालने में बहुत अच्छी कर ले रहे हैं सर, तो जो कॉमेडी है उसमें भी मेथड एक्टिंग का प्रयोग होता है या ऐसे सामान्यतः कॉमेडी स्वतः का एक संज्ञान है? किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया है। एक बड़े भाई साहब मेरा प्ले था, उसमें मैं छोटा भाई बनता था और बड़े भाई की लंबी स्पीच है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो बड़े भाई बोल रहे हैं, उनकी बहुत लंबी स्पीच है। उस बीच में मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मैं तब तक वो करूंगा कि मुझे सुसु आ रही धीरे और वो बिल्ड हो रहा है। तो मेरे मामा का लड़का, उसको मैंने बंद कर दिया रूम में और उसको मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या हरकतें कर रहा है, इसको सुसु आती है। तो आपने भी किया है? अच्छा, बड़े भाई का मैंने छोटे भाई का बताया कि उसमें सुसु उसको है कि बहुत जोर से बहने वाली है, तो मैंने अपने मामा के लड़के को बंद कर दिया रूम में। बोला हमको सुसु बन के शायद तो मैं उसको नोटिस कर रहा था कि किस किस हद तक जाता है। हर जगह अप्लाई हो सकता है भाई, उतना ही करो जितना क्राफ्ट लगे। हेलो, मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी प्रोडक्शन भी बन डाली हुई। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, मुंबई में जाते हैं, तो क्या ज़रूरी है मुंबई में ही जा करके हम काम करें? वो हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। करिए प्लीज करिए, और भी लोगों को मौका दीजिए, करें। मैं बता रहा हूँ, रवि भैया से बात होती है कई बार कि भैया कहाँ है, शूटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहाँ होंगे, दिल्ली मुंबई हैदराबाद कहीं शूट कर रहे हैं, बोले गोरखपुर में शूट कर रहा हूँ। तो कितनी सारी शूटिंग यहाँ पे हो रही है भाई, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने होम टाउन रहते हैं। आपको पता है, एक एक्ट्रेस है डॉली आलूवालिया जी, वो विक्की डोनर में दादी बनी थी आयुष्मान खुराना की, वो चंडीगढ़ रहती हैं। एक एक्टर है राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो कलकत्ता रहते हैं।
पर वही है कि उन्होंने अपने आप को बना लिया। भाई हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, लोग ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं शूटिंग करवाने, तो आप करो। और ये प्रोडक्शन खोल रहे हैं, तुम लोग देख लो, बाहर मिले। जी नमस्ते प्रत्युष भैया, मेरा नाम आशीष है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको किस क्लास में ये लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए? यही प्रश्न है बस। आप किस क्लास में? मैं एक क्लास फेल हूँ, उसी क्लास में लगा था कि ये तो कर नहीं सकता। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं एक क्लास फेल हो गया तो मेरा किसी और स्कूल में एडमिशन कराया गया। और मेरे बड़े भाई आशुतोष त्रिपाठी, बहुत सारे मेरे भाई हैं, वो जानते हैं, उन्होंने मुझे थिएटर ज्वाइन करवाया। ये 2000 की बात है। थिएटर ज्वाइन करवाया कि ये पढ़ाई में कैसा होगा पता नहीं, पर थोड़ा सा मुझे आंसर सारे आते थे, बस मैं लिख नहीं पाता था। और बैठे बैठे मुझे सब आता था। जैसे एक मेरा दोस्त था, वो हमें नकल करवा रहा था। मैंने कहा अम्ल किसे कहते हैं, तो बोला लिख, अम्ल उसे कहते हैं। मैंने कहा हाँ अम्ल उसे कहते हैं। बोला यहीं तक आ रहा है मुझे। पूर्वांचल का नाम आपने देश में गौरवान्वित किया है, इसके लिए बड़ी खुशी है। पूर्वांचल हमसे बहुत बड़ा है भाई मेरे। लेकिन फिर भी आप यहाँ से उठ के वहाँ गए तो नेशनल लेवल तक गए, इसके लिए बहुत थैंक गर्व यू, महसूस। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोगों के बीच प्रवीण श्रीवास्तव है। आशीष, पहले कलात्मक फिल्में, आर्ट फिल्में बड़े पर्दे पे आती थी और सफल हो जाती थी, सक्सेसफुल हो जाती थी। आजकल कलात्मक फिल्में क्यों छोटे पर्दे पर आती हैं, बड़े पर्दे पर नहीं आती हैं? उसका कारण क्या है? जैसे क्या है कि जो लागत चाहिए। हाँ ठीक है, सुन पा रहे हैं सर। मुझे लगता है ना कि हर चीज का एक बजट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात करते रहे कि आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, कला है, सेवा है व्यवसाय। अंत में कोई भी प्रोड्यूसर अगर पैसा लगा रहा है तो उसका डूबे ना। लेकिन मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि पहले नसीरुद्दीन साथ थे, ओम पुरी थे, तमाम कलाकार थे। ऐसे कलाकार अब क्यों नहीं पैदा होते? वो सर हैं, रूप बदल गया, वो सब ओटीटी पे हैं। ओटीटी पे जैसे पहला होता है मेरा पहला प्रश्न यही था, वो बड़े पर्दे पे थे, अब छोटे पर्दे, बड़े पर्दे पे क्यों नहीं है? हाँ वही है, मेरे ख्याल से स्क्रीन हमने भी छोटा कर लिया है, और बहुत सारी फिल्में हैं जो ओटीटी की वजह से सुपरहिट हुई हैं। थैंक यू। इधर हमारा नाम मदन मोहन सिंह है। ठीक है। हाल में आप कितना फिल्म देख ले मैंने भोजपुरी के 2024-25 में? एक आध गो राइट क्वेश्चन। एगो पिक्चर देखनी, विद्या नाम हो के, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अम्रपाली वाड़ियों में। अच्छा, 3 गो स्टार बड़े, रवि किशन जी, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी। तीनों में सुपरस्टार कौन है? तीनों में सुपरस्टार हुए बा जे ये तीनों आदमी का बनौले बा आप सब जैसे लोग। अच्छा भाई पास बैठे, जा झाड़ के। हमार देवरिया घर है, सबसे ज्यादा चीनी मिल होला। हेलो सर, माय नेम इज श्वेता एंड आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपने अभी कहा कि आपका घर देवरिया है, तो देवरिया से लेके मुंबई तक का सफर कैसा रहा? और आप अभी गोरखपुर आए हो एंड यहाँ पे काफी लोग हैं जो एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना है? You all have your mobile phones. You all have your own platforms. You can create your video. You can showcase your talent. When I started, तब तो मुझे पता भी नहीं था ना कि कैसे एक्टिंग दिखाएं। मैं तो ढूंढता था कोई बोले मुझे करने को, क्योंकि बड़ा अजीब होता है। सिंगिंग और डांसिंग का क्या है कि ये हो गया खत्म। एक्टर क्या करे, कहाँ आंख में आंसू लेके घूमता रहे। अभी ये है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छा काम अगर कहीं भी करो तो वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। बहुत सारी कास्टिंग हो रही है जो सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। ठुकरा के मेरा प्यार अभी आया है, आप देखो ना, उस लड़की को इंस्टाग्राम में से उठवा के लाया गया। उसने इंस्टाग्राम पे जमीन खरीदी तो वहीं रहती थी, उसको वहां से उठवा के लाया गया। तो आप कहीं भी अच्छा काम करो ईमानदारी से ना, यू विल गेट योर चांस एंड यू विल गेट द प्लेटफॉर्म। जस्ट कीप वर्किंग। डन फॉर द डे। हमारी फ्लाइट भी है आज की।
बिफोर आई लीव, मैं शुरुआत में चाहता था पर वो बात उस क्रम में कहीं मौका नहीं आया। थोड़ा सा मुश्किल है ये, बहुत ही साहित्यिक, एक से एक विद्वान यहाँ पे हुए हैं। मुझे याद है मैं नाना सर को मिला था, तो नाना पाटेकर थे, सनी देओल सर थे, हम वनवास के ट्रेलर लॉन्च पे थे, मैं होस्टिंग कर रहा था। तो मैंने कहा हम पूर्वांचल के हैं, हमारे वहाँ फिराक साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं, तो उनका शेर है ना कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी जब तुम्हें पता चलेगा तुमने फिराक को देखा है। तो मैंने कहा चूंकि मैं वहां से हूँ, उसी परिवार से हूँ, तो मुझे अधिकार है मैं थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लूंगा। तो मैंने कहा आने वाली नस्लें मुझ पे नाज करेंगी जब उन्हें पता चलेगा हमने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है। तो अगर उनकी बात चली है तो जुगानी भाई की बात कैसे नहीं होगी, और बड़ा ही दुखद है कि वो नहीं रहे पर जी कल की घटना है। और एक चीज मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि रचना या रचनाएं जो होती हैं उनकी उम्र रचनाकार की उम्र से ज्यादा होती है, तो उनका जो किया हुआ है, उनकी जो लेखनी है वो सदा रहेगी। पर आप जहां हैं 1 मिनट के लिए खड़े होकर उन्हें याद करते हैं प्लीज सर, ये मेरा मन है। ये आकाशवाणी को भी पे आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा बड़ा मन था, मैं फ्लाइट में बड़ा भारी महसूस करता अगर मेरे से चला जाता तो। और ये मुलाकात थी परितोष त्रिपाठी जी से। जागरण कहीं तक कर दूं? इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा मुंह स्कैनर जैसा होता जा रहा है। अरे बाबू पगला ही रहा, अरे स्वर्ग है गोरा की अच्छा कहीं शायरी के विचार सुना के इसी लेवल पे आते हो। शायरी अच्छी है ना ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार से सुनिए सब सीनियर। थैंक यू सो मच सर, विशेष तालियां इनके लिए सर के लिए सर, लवली मीटिंग। जहाँ रहेगा वही रोशनी मिटाएगा, किसी चिराग का अपना मौका नहीं होता। और ये परितोष ऐसे ही चिराग जो कहीं भी रहेंगे ऐसी रोशनी करते रहेंगे, खुशी लेते रहेंगे, दिशा दे सकने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे यहाँ आए और आप सबसे रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद जागरण परिवार का, ये खूबसूरत आयोजन, खूबसूरत फिल्म फेस्टिवल जिसके गोरखपुर की सख्त जरूरत थी, यहाँ पे संपन्न कराने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और परितोष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक जोरदार ताली इनके लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों वार्ताकर्ताओं के लिए, सुबेक जी के लिए। और वास्तविकता यह है कि जितनी भी बातचीत अभी हुई वो न केवल बातचीत थी, बल्कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को उससे मिला। और वास्तविकता यह है कि आने वाले समय में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे वे कहीं ना कहीं, आप सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जगह दे दें। आप सभी